हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नए सेशन पर। दोस्तों, आज के इस नए सेशन पर हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और साइंस की शुरुआत करेंगे क्लास 9th की। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए आज के सेशन में और आज के सेशन को हम लोग धमाकेदार बनाते हैं और पहला चैप्टर स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार बता दीजिए कि वीडियो ऑडियो सभी क्लियर है आप सभी के सामने, तो बता दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर आता है क्लास 9th में साइंस का, वो है हमारे आसपास के पदार्थ। क्या आता है भैया? हमारे आसपास के पदार्थ, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या कहते हैं? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? कि पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहली आप लोग हेडिंग लगाइए पदार्थ। क्या लगाइए? हेडिंग पदार्थ। तो पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। आप सभी ने हेडिंग लगा ली है। चलिए तो देखते हैं मैटर किन्हें कहते हैं, पदार्थ किन्हें कहते हैं। हमारे आसपास की वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर पाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मैटर यानी पदार्थ कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो समझने वाली परिभाषा हो गई। जैसे कि आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, कुर्सी, मेज, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। क्या हैं? पदार्थ हैं। ठीक है, अब हमारा जो विज्ञान है वो कहता है कि पदार्थ हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि जो स्थान घेरेगा तथा जिनमें द्रव्यमान यानी वजन होगा। क्या होगा? वजन होगा। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब पदार्थ हम लोग देखें, कुर्सी कह दिया, मार्कर कह दिया, बोर्ड कह दिया। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। ठोस भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बताएं इसमें कि प्रकाश जो है वो पदार्थ नहीं है। क्या है? पदार्थ नहीं है। जिस प्रकार विज्ञान कहता है कि वह पदार्थ वही होगा जो स्थान घेरेगा तथा जिनमें वजन होगा। तो क्या होता है कि स्थान तो घेरता है प्रकाश, लेकिन उसमें कोई वजन यानी भार नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ की यहाँ पर परिभाषा नोट कर लीजिए। जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, तथा जिनमें द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का आप भार ही समझ लीजिए। यहाँ पर क्या भार समझ लीजिए? भार होता है, इनको हम क्या कहते हैं? पदार्थ नाम देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग पदार्थ को समझ गए होंगे कि पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, अब संसार में प्रत्येक पदार्थ हर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए यहाँ पर पदार्थ की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, कणों की विशेषताएं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि पदार्थ की जो कणों की विशेषताएं होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। ठीक है, तो पहली जो विशेषता होती है वो होती है क्या? अंतर आणविक रिक्त स्थान। क्या होती है? अंतराणविक रिक्त स्थान। दूसरी विशेषता गतिज ऊर्जा। तीसरी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहली विशेषता की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पदार्थ की कणों की जो पहली विशेषता आती है वो क्या आती है?
अंतरा आणविक रिक्त स्थान। अब समझिए अंतरा आणविक रिक्त स्थान क्या होता है। तो अंतरा आणविक रिक्त स्थान, कोई भी पदार्थ होता है तो पदार्थ के कण क्या होते हैं, कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के कणों के मध्य कोई ना कोई रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे इस प्रकार देखिए, जैसे ये आपका कोई भी पदार्थ है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका कोई पदार्थ है। अब इनके बीच जो रिक्त स्थान बचा है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अंतर आणविक रिक्त स्थान। क्या कहते हैं, अंतर आणविक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, ठीक है। तो इन सभी के बीच क्या होता है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर आणविक रिक्त स्थान। क्या कहते हैं भैया, अंतर आणविक रिक्त स्थान, ठीक है। अब दूसरा हम लोग आते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है उसके कण या उसके अणु लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, गति करते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, पदार्थ के अणुओं के बीच में क्या पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाई जाती है, अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो एक दूसरे में लगातार गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक जो है इसमें स्थितिज ऊर्जा, पदार्थ के कणों की विशेषताओं में। तो स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या कहते हैं सर, आकर्षित, जिसके कारण कोई पदार्थ ठोस, द्रव, उसकी प्रकृति के आधार पर होता है कि स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की उसमें, ठीक है। अगर स्थितिज ऊर्जा कम है तो वो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कणों के बीच में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। कणों को क्या कहते हैं, एक दूसरी तरफ अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है पदार्थ के कणों की बीच में, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग पदार्थ के कणों की विशेषताएं अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार चैट में सभी लोग क्लियर कर दीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए कि आप सभी को समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, समझते चलिए, ठीक है। अब आपसे पूछे कुर्सी क्या है, वो एक पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है, ठीक है। प्रकाश क्या है, पदार्थ नहीं है। क्या है, पदार्थ नहीं है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाती है, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, पदार्थ आपका नहीं है। क्या है, प्रकाश पदार्थ नहीं है। और कुर्सी पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ है, ठीक है। ये मार्कर भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये है, ये मार्कर भी है, या दीवार को जो बोर्ड है, तो बोर्ड भी क्या कर रहा है, पीछे स्थान घेर रहा है, ठीक है। और तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ वेट भी होगा, वजन भी होगा। आप लोगों को मैं इसलिए रिपीट करता चल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। ये कई बार आता भी है, ऐसा नहीं है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्या देखेंगे, पूरा रफ कर दूं यहाँ पर, सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं भाई। तो क्या कहते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, पदार्थ का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। तो पदार्थ को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, पहले पदार्थ लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो आधार पर विभाजित करते हैं पदार्थ को। पहला आधार आपका होगा भौतिक आधार पर। क्या, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक आधार पर। और दूसरा है रासायनिक आधार पर। क्या है दूसरा, रासायनिक आधार पर। पहला क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा
रासायनिक आधार पर, ठीक है। अब भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग इसे बांटते हैं कितनी अवस्थाओं में, कितने में बांटते हैं। पहला आपका ठोस है, दूसरा द्रव, तीसरा है गैस, ठीक है, और चौथा है क्या, चौथा आपका प्लाज्मा, और पांचवा नंबर है बीईसी। ये आपकी पांचवी अवस्था है, ठीक है। तो भौतिक गुणों के आधार पर हमने देखा है कि पहला क्या होता है, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और चौथा प्लाज्मा, और पांचवा वीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब हम लोग इसका रासायनिक आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। किस किस में बांटते हैं, यौगिक में, तत्व में, और तीसरा बांटते हैं मिश्रण में, ठीक है। अब यौगिक को भी हम कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कार्बनिक, दूसरा अकार्बनिक। बच्चों जल्दी से इसको नोट करते चलिए आप लोग, फिर इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तत्व को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, उपधातु, ठीक है। मिश्रण को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, समांगी और विषमांगी, विषमांगी, ठीक है। तो ये सभी आपका क्या हो गया, हमने डिवाइड कर दिया, पदार्थ का वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसका भौतिक आधार और रासायनिक आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो भौतिक आधार पर हमने 5 भागों में बांटा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, ठीक है। और रासायनिक आधार पर यौगिक, और यौगिक को कितने भागों में, 2 भागों में, कार्बनिक और अकार्बनिक। इसमें से दूसरा भाग है जो है तत्व को हमने बांटा है धातु, अधातु और उपधातु में। मिश्रण को समांग और विषमांगी, ठीक है। अब हम लोग क्या है, रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है, रासायनिक आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम लोग किसमें, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब जो हमारी काम लायक चीज़ है कौन सी, वो है कौन सी, भौतिक आधार पर वर्गीकरण। इस चैप्टर में आपका भौतिक आधार पर वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग इसको समझते हैं। भौतिक आधार पर पहले हम लोग देखेंगे ठोस का, क्या देखेंगे, ठोस। तो ठोस किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो क्या होते हैं, जिनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ठोस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ठोस। जैसे कि ईंट ले लीजिए, और ईंट लीजिए, लोहा लीजिए, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ठोस पदार्थ हैं। आयतन क्या होता है, निश्चित, और आकार भी निश्चित होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं, ठीक है। और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और इसमें हम लोग देखते हैं द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव हम लोग किसे कहते हैं, जिनका आकार अनिश्चित होता है, यानी आकार किसी भी आकार का हो सकता है। जैसे पानी ले लीजिए, तो पानी को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा, यानी उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे, और पदार्थ की इस अवस्था को द्रव अवस्था कहेंगे, ठीक है। तो क्लियर है सभी को। इस प्रकार तीसरी अवस्था है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित अवस्था में होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। उसे हम लोग कहते हैं गैस। क्या कहते हैं भैया, गैस कहते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा ऊपर ऊपर देख रहे हैं इसका, फिर इसके बारे में हम लोग और भी अध्ययन करेंगे और तीनों में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कि ठोस, द्रव, गैस में क्या करेंगे, डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कौन कौन सी अवस्था क्या क्या है। अब है चौथी अवस्था है आपकी प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था क्या है, समझिए ध्यान से। इसमें क्या होता है, उच्च तापमान हो जाता है, उच्च टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा 6000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। इस अवस्था में परमाणु आयनाइजेशन होगा। परमाणु का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन, यानी कि चिथड़े उड़ जाती है एकदम से। क्या हो जाते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था, ठीक है। अब पांचवी अवस्था जो है बीईसी, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जो सबसे ठंडी अवस्था होती है। कैसी होती है, सबसे ठंडी अवस्था।
मतलब इससे ठंडा होना पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। कोई भी चीज़ क्या होती है, इससे अधिक ठंडी नहीं हो सकती है, ठीक है, BEC से जितनी, ठीक है। तो आई होप आप सभी इन अवस्थाओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग डिटेल में अध्ययन करते हैं, ठीक है, डिटेल में इसको समझेंगे, ठोस द्रव गैस का कंपैरिजन करेंगे उसमें, ठीक है, अंतर स्पष्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप सभी लोग चैट में जल्दी से लिख दीजिए, सभी को अच्छी तरह से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को क्लियर होगा। तो बच्चों जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ हाँ हाँ, सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। थैंक यू। आज की टॉपिक यहीं तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।